अब हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन। तो बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन वो होती है जब ज़्यादा हम इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश करने लगे और मशीनरी आने लगे और जो हैंडमेड मटेरियल है वो कम होने लगे। बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने वर्ड से क्लियर है, उसमें इंडस्ट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट है। जब इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा बढ़ने लगती है, इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, इंडस्ट्रीज़ में मशीनरी होती है, मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए लोग चाहिए होते हैं, उसी को इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। अब ब्रिटिश इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बढ़ गया था, हर चीज़ की इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगी थी और जो मैनुअल हैंड लेबरर्स थे जो हाथ से काम करके उस हर चीज़ बनाते थे, उन लोगों का डिमांड बहुत कम हो गया एंड इंडस्ट्रीज़ का डिमांड बहुत ज़्यादा हाइप हो गया। अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ गया मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लगने लगी, हर चीज़ को लेके, कॉटन, जूट, शुगर, हर चीज़ की इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश होने लगी। जब इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश होने लगी तब उन मशीन्स को काम कराने के लिए लोग चाहिए। अब जब लोग चाहिए तो वो लोग कहाँ से आएंगे? उसका प्रोसेस है अर्बनाइजेशन से लिंक्ड। अर्बनाइजेशन क्या होता है? अर्बनाइजेशन होता है जैसे रूरल एरियाज़ को गाँव बोलते हैं, रूरल एरियाज़ गांव होते हैं और अर्बन एरियाज़ सिटी, ठीक है, ऑलराइट। तो जब रूरल एरियाज़ गांव होते हैं, अर्बन एरियाज सिटीज़ होती है, तो अर्बनाइजेशन वो होता है जब रूरल एरिया से लोग उठ के सिटीज़ में आने लगे किसी भी कारण से, खाने के लिए, काम के लिए, पढ़ाई के लिए, जब किसी भी कारण से पॉपुलेशन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होने लगे तो उसको हम अर्बनाइजेशन बोलते हैं। अब अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन ये लिंक्ड प्रोसेस कैसे है? ये लिंक्ड प्रोसेस ऐसे है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी, जब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी तब लोग ऑटोमेटिकली सिटीज़ में जाने लगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से बहुत सारी जॉब्स खुलने लगी और उन जॉब्स को ग्रैब करने के लिए रूरल एरियाज से लोग अर्बन एरियाज़ में शिफ्ट होने लगे एंड हेंसफोर्थ ये एक लिंक्ड प्रोसेस है, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन। तो ऐसे ये एक लिंक्ड प्रोसेस है, ठीक है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ लिया हमने। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जब ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ बूम करने लगी, मतलब बहुत अच्छा काम करने लगी, अच्छी कमाई करने लगी, तब इंडिया के ये जो ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स ऑफ कॉटन एंड सिल्क थे वो डिक्लाइन होने लगे। क्यों? मैनचेस्टर कंपटीशन के फेस में। क्या था ये? इसमें चीप क्वालिटी, चीप गुड्स हमें इंग्लैंड से आने लगे इंडिया में इंपोर्ट होकर और इंडिया में वो ज़्यादा बिकने लगे और जो कॉटन और सिल्क के ट्रेडिशनल इंडियन एक्सपोर्टर्स थे वो इतना ज़्यादा डिक्लाइन हो गए। क्यों? क्योंकि मैनचेस्टर कंपटीशन में इंग्लैंड से सस्ता क्लॉथ आ रहा है, तो जब वो सस्ता क्लॉथ आ रहा है तो हम क्यों एक चीज़ खरीदें जबकि उसी दाम में हमें 4 मिल रही है। तो इसकी वजह से इंग्लैंड का बहुत इंडस्ट्रीज बूम करने लगी, बट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन आने लगा ट्रेडिशनल एक्सपोर्टर्स ऑफ कॉटन एंड सिल्क में, ठीक है। ये था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब टी प्लांटेशंस। टी प्लांटेशंस में बेसिकली क्या होता था? टी प्लांटेशंस में लोगों को यहाँ वहाँ से रिक्रूट किया जाता था, यू नो जो वर्क कर सकते हैं उन फार्म्स पर, और उन्हें एक्सपोर्ट किया जाता था, मतलब उन्हें भेजा जाता था वहाँ पर काम करने के लिए, यू नो हिली एरियाज़ में, आसाम और 7 सिस्टर्स वगैरह उन स्टेट्स में, ठीक है। तो अब टी प्लांटेशंस में प्रॉब्लम क्या आती थी? प्रॉब्लम ये आती थी कि लेबर्स को लेके जाते थे, यू नो ट्रक में इतने सारे लेबर्स को लेके जाते थे और वो एक अलग लैंड पे जाते हैं। यूजुअली हम यहाँ पे दिल्ली में, और दिल्ली बोलो, राजस्थान, जयपुर, हम सब प्लेन्स पे रहते हैं। जब आप हिल्स में जाते हैं तब अचानक से जब वो लोग यहाँ के उठ के हिल्स में जाने लगे तो उन्हें बीमारियाँ होने लगी और उनकी जॉब तो फाइनेंशियल एड, इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऐसे कुछ भी नहीं देती थी। तो बेसिकली जो ये टी प्लांटेशन में काम करने वाले लोग थे, इन लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। अपने घरों से इतना दूर जा चुके हैं ये, इन्हें ढंग से पैसे नहीं मिल रहे हैं,
इनकी मेडिकल कंडीशंस को कोई नहीं देख रहा, और इनको और बाकी सारे इंसेंटिव्स नहीं मिल रहे हैं। तो बहुत ही हार्श वे से हम कह सकते हैं कि ये जो टी प्लांटेशन में लोग काम करते थे वो रिक्रूट किए जाते थे। ठीक है, अब आते हैं हम अर्बनाइजेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया पे, जो लास्ट टॉपिक है। अर्बनाइजेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया मतलब जब इंडिया आज़ाद हो गया उस पर अर्बनाइजेशन का क्या असर पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा। 3 पॉइंटर्स में, पहला अर्बनाइजेशन, ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ने लगा, पॉपुलेशन शिफ्ट होने लगा, सारा पॉपुलेशन ज़्यादातर सिटीज़ में जाने लगा और विलेजेस थोड़े थोड़े वेकेंट से हो गए। उसके बाद एक्वायर्ड लैंड, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था उसके बाद लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्ट आया था, उसमें सबकी लैंड लेकर जो लैंडलेस लोग हैं उन सबको लैंड देनी थी। मतलब अगर किसी के पास ज़्यादा लैंड है तो उनकी लैंड एक्वायर कर ली जाएगी और आधी उन्हें दी जाएगी, आधी बाकी उन लोगों को दी जाएगी जिनके पास ज़्यादा लैंड नहीं है। तो बेसिकली एक लिमिट सेट कर दिया गया था। तो उस टाइम पे लोगों की लैंड एक्वायर होने लगी, लेने लगी गवर्नमेंट, ताकि वो लैंडलेस लेबर्स को वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर सके, दोबारा से बांट सके। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रोथ ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। इसका लिंक डायरेक्ट इससे है। अब अर्बनाइजेशन बढ़ेगा तो लोग कहाँ रहेंगे, लोगों के रहने के लिए जगह होनी चाहिए। अब अगर सिटीज़ में इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो वो रहेंगे भी तो कहाँ, वो कहाँ रहेंगे। उससे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ एक्सपैंड होने लगी, वो बढ़ने लगी और वो एक इस तरीके से ग्रो करने लगी कि वो ऑलमोस्ट हमारी काफ़ी रूरल पॉपुलेशन को एकोमोडेट करने लगी। जैसे आज भी हम देख सकते हैं, दिल्ली हमारा कैपिटल है, दिल्ली में लोग पढ़ने आते हैं, जॉब करने आते हैं, किसी भी काम से आते हैं, बट दिल्ली में बहुत सारे लोग यहाँ वहाँ से आते हैं, आकर सेटल होते हैं। तो दिल्ली उसको एकोमोडेट कर रहा है। दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन सिटी ऐसा बन चुका है जो सबको एकोमोडेट कर रहा है। ठीक है, तो यही है हमारा स्ट्रक्चरल चेंज, कैसे हमारे इंडिया के पूरे स्ट्रक्चर्स में चेंज आने लगा एंड कैसे आगे बदलाव हुए, कॉलोनियलिज्म का क्या इम्पैक्ट हुआ, अर्बनाइजेशन कैसे हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ, ये सब।